नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो उन सभी पतियों के लिए है जिन पर उनकी पत्नी ने उनसे भरण पोषण लेने के लिए, मेंटेनेंस लेने के लिए 125 सीआरपीसी का एक कोर्ट केस, एक कोर्ट मुकदमा उन पर किया हुआ है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 125 सीआरपीसी के कोर्ट केस में सुनाए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में, एक अहम जजमेंट के बारे में। तो किसी भी केस में अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोई फैसला, कोई जजमेंट सुनाया जाता है तो उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। वह इसलिए दोस्तों क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए किसी भी फैसले का हवाला अगर आप अपने केस में देते हैं, अगर आप कोर्ट को यह बताते हैं कि आपके जैसे ही किसी केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, क्या फैसला सुनाया है, तो उस फैसले के आधार पर आपके पक्ष में या आपके विरुद्ध कोई भी जजमेंट कोर्ट के द्वारा सुनाया जा सकता है। दोस्तों इस फैसले का, इस जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इस केस में दोस्तों यह होता है कि एक पत्नी फरीदाबाद फैमिली कोर्ट में 125 सीआरपीसी की एक अर्जी लगाती है। उस पत्नी के द्वारा कोर्ट में यह कहा जाता है, यह बताया जाता है कि उसकी शादी हिंदू रीति रिवाजों से 1991 में हुई थी। वहीं उस पत्नी के द्वारा यह भी कहा जाता है कि उसके पति के द्वारा उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर टॉर्चर किया जाता है, उसके साथ क्रूएल्टी की जाती है। इसके अलावा उस पत्नी के द्वारा फैमिली कोर्ट में यह बताया जाता है कि उसके पति के द्वारा उससे दहेज की डिमांड की जाती है। उसका पति उसे उसके घर से 1 करोड़ रुपया लेकर आने का दबाव बनाता है, प्रेशर बनाता है। उसके पति के द्वारा किए गए हरासमेंट से, उसके पति के द्वारा की गई मेंटल और फिजिकल क्रूएल्टी से परेशान होकर वह पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ, एक बेटा एक बेटी के साथ किराए के किसी घर में रहने को चली जाती है। उस पत्नी के द्वारा कोर्ट को यह बताया जाता है कि वह अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर सकती है, अपना और अपने बच्चों का मेंटेनेंस नहीं कर सकती है, उनके खर्चे नहीं उठा सकती है। इसलिए उस पत्नी के द्वारा उसके पति से मेंटेनेंस लेने के लिए, भरण पोषण लेने के लिए 125 सीआरपीसी की एक अर्जी फैमिली कोर्ट फरीदाबाद में लगाई जाती है। वहीं दोस्तों फैमिली कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए उस महिला के पति के द्वारा यह कहा जाता है, यह बताया जाता है कि वह मानता है कि उस महिला से उसकी शादी 1991 में हुई थी, हिंदू रीति रिवाजों से हुई थी, और यह भी सच है कि वह उस महिला की बेटी का पिता है। लेकिन दोस्तों वह इस बात से बिल्कुल इनकार करता है। वह कहता है कि वह उस महिला के बेटे का बायोलॉजिकल पिता नहीं है, उस महिला का बेटा उसकी खुद की संतान नहीं है। वह कोर्ट को यह भी बताता है कि उसकी पत्नी का कैरेक्टर सही नहीं है और वह उसके बेटे का बायोलॉजिकल पिता नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए वह फैमिली कोर्ट में डीएनए टेस्ट किए जाने की एक अर्जी लगाता है, जो कि फैमिली कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दी जाती है, रिजेक्ट कर दी जाती है। वहीं दोस्तों फैमिली कोर्ट के द्वारा उस पति को निर्देश दिए जाते हैं या आदेश दिए जाते हैं कि उसे अंतरिम गुजारे भत्ते के रूप में, इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में उसकी पत्नी को 40,000 रुपया दिए जाने के आदेश दिए जाते हैं। दोस्तों फैमिली कोर्ट के द्वारा उस पति को 40,000 रुपया इंटरिम मेंटेनेंस के तौर पर, अंतरिम भरण पोषण के तौर पर उसकी पत्नी को दिए जाने के आदेश हो जाने के बावजूद वह पति फैमिली कोर्ट में अपनी तारीखों पर जाना बंद कर देता है और नौबत यहाँ तक आ जाता ही है कि फैमिली कोर्ट को उसे बुलाने के लिए कंडीशनल अरेस्ट वारंट जारी करने पड़ जाते हैं। दोस्तों उस पति के कंडीशनल अरेस्ट वारंट जारी हो जाने के बाद भी वह पति फैमिली कोर्ट में नहीं जाता है। इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों फैमिली कोर्ट के द्वारा उस पति के डिफेंस के अधिकार को खत्म कर दिया जाता है। वहीं दोस्तों फैमिली कोर्ट में उस पत्नी के द्वारा 4 गवाहों की गवाही करवाई जाती है और कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में दिए जाते हैं, जिससे यह साबित हो जाता है कि 2005 में उस पत्नी के पिता के द्वारा उसके पति को एक बार 2 लाख रुपया, एक बार 4.5 लाख रुपया दिया गया था, जो कि उसके पति के कर्ज को चुकाने के लिए दिया गया था। उसके पति के द्वारा उस महिला को परेशान करने के बाद, बार बार प्रेशराइज करने के बाद लगभग 6.5 लाख रुपया उसके पिता के द्वारा 2005 में उसके पति को दिया गया था। यह बात उस पत्नी के द्वारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर साबित कर दी जाती है। दोस्तों उस पत्नी के द्वारा
फैमिली कोर्ट में दिए गए सबूतों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर फैमिली कोर्ट फरीदाबाद के द्वारा उस पति को यह आदेश दिया जाता है कि वह उस महिला के बेटे को 6,000 रुपये महीना मेंटेनेंस देगा और उस महिला को कोई मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है। उस पत्नी को कोई मेंटेनेंस दिए जाने के आदेश फैमिली कोर्ट के द्वारा नहीं किए जाते हैं और ना ही उस पत्नी की बेटी को कोई मेंटेनेंस के आदेश फैमिली कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों, फैमिली कोर्ट के इस आदेश को उस महिला के पति के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा भी उस पति को कोई राहत नहीं दी जाती है और फैमिली कोर्ट के आदेश पर कोई स्टे, कोई राहत उस पति को नहीं दी जाती है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट में उस पति के द्वारा यह भी कहा जाता है कि उसका बिजनेस अब बुरी तरह खत्म हो चुका है, उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। तो दोस्तों, इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि 125 सीआरपीसी यह भारत के संविधान में दिए गए प्रावधानों के जैसा ही है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि यदि कोई पति शारीरिक रूप से स्वस्थ है, कोई बिजनेस नहीं कर सकता है, कोई नौकरी नहीं कर सकता है, तो ऐसे पति को किसी जायज तरीके से चाहे मजदूरी करके ही पैसा कमाना पड़े, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वह अपने पत्नी और बच्चों को भरण पोषण देगा, उनको मेंटेनेंस देगा, उनको रहने के लिए अच्छी जगह देगा। दोस्तों, इस फैसले में यह भी कहा गया है कि एक पत्नी और उसके बच्चों का यह पूरा अधिकार है कि वह एक इज्जत की जिंदगी गुजार सकें। दोस्तों, इस केस में फैसला सुनाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि इस केस में उस महिला के पति का रवैया बिल्कुल गलत था, उस महिला के पति का एटीट्यूड बिल्कुल गलत था। जब उस पति के विरुद्ध फैमिली कोर्ट फरीदाबाद के द्वारा उसकी पत्नी को 40,000 रुपया इंटरिम मेंटेनेंस के तौर पर, अंतरिम भरण पोषण के तौर पर दिए जाने के आदेश पास किए जाते हैं, तो फैमिली कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करने की बजाय वह पति फैमिली कोर्ट में आना बंद कर देता है, अपनी तारीखों पर नहीं जाता है और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि फैमिली कोर्ट को उसे बुलाने के लिए कंडीशनल अरेस्ट वारंट जारी करने पड़ जाते हैं और पत्नी पर कैरेक्टर लेस होने का आरोप लगाता है और यह कहता है कि वह उसके बेटे का बायोलॉजिकल पिता नहीं है, उसका बेटा उसकी संतान नहीं है। वह इंटरिम मेंटेनेंस देने से बचने के लिए डीएनए टेस्ट किए जाने की अर्जी लगाता है। जो पति इंटरिम मेंटेनेंस देने से बचने के लिए गलत सलत आरोप लगाता है, अपने कोर्ट की तारीखों पर नहीं जाता है, ऐसे पति को ना तो फैमिली कोर्ट से कोई राहत की उम्मीद करनी चाहिए और ऐसे पति को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई। उस पति को यह आदेश दिए गए कि उसे उसकी पत्नी को 10,000 रुपया महीना मेंटेनेंस के तौर पर देने होंगे और उसके बेटे को 6,000 रुपया महीना मेंटेनेंस के तौर पर देने। वहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस महिला की बेटी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है क्योंकि उस महिला की बेटी कानूनी तौर पर बालिग हो चुकी होती है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट में उस पति के द्वारा यह भी कहा जाता है कि उसका बिजनेस अब बुरी तरह खत्म हो चुका है, उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। तो दोस्तों, इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि 125 सीआरपीसी यह भारत के संविधान में दिए गए प्रावधानों के जैसा ही है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि यदि कोई पति शारीरिक रूप से स्वस्थ है, कोई बिजनेस नहीं कर सकता है, कोई नौकरी नहीं कर सकता है, तो ऐसे पति को किसी जायज़ तरीके से चाहे मजदूरी करके ही पैसा कमाना पड़े, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वह अपने पत्नी और बच्चों को भरण पोषण देगा, उनको मेंटेनेंस देगा, उनको रहने के लिए अच्छी जगह देगा। दोस्तों, इस फैसले में यह भी कहा गया है कि एक पत्नी और उसके बच्चों का यह पूरा अधिकार है कि वह एक इज्जत की जिंदगी गुजार सकें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 125 सीआरपीसी के कोर्ट केस में सुनाया गया यह महत्वपूर्ण फैसला, यह अहम जजमेंट है अंजू गर्ग बनाम दीपक कुमार गर्ग 2022। दोस्तों, कानून की जानकारी वाले ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। अगर 125 सीआरपीसी को लेकर आपके मन में कोई शंका है, कोई दुविधा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।